हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। तो उम्मीद करता हूँ तुम सभी ने 3A पार्ट देख लिया है। ठीक है, अगर किसी ने पिछला वीडियो नहीं जाके देखा है तो फटाफट उस वीडियो को जाके देख लो, क्योंकि अगर तुम उसे देख लोगे ना तो फिर आज के जितने भी टफ सवाल है ना वो बहुत ही तुम्हें आसान लगेंगे। अगर तुम वो नहीं देख के आओगे तो तुम्हें ज़्यादा चीज़ों को टफ लगेगा समझने में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ तुम लोग अच्छे बच्चे हो, तो सबसे पहले 3A पार्ट देख कर आओ। ठीक है, तो चलो जिन्होंने देख लिया है तो आज हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, अगले सवाल की तरफ, जिसका सवाल नंबर क्या है हमारा 25। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 24 नंबर तक सवाल तक कर चुका था। बोलो क्लियर। आज अच्छे अच्छे सवाल करेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। बोलो क्लियर। आज तुम लोग को पता चलेगा कि कैसे मिरर के सवालों को एक्चुअली में सीक्वेंस में करना चाहिए ताकि हमें हर चीज़ें क्या हो, कनेक्ट हो जाए। बोलो क्लियर। तो चलो फटाफट से सवाल को स्टार्ट कर ले। जैसा कि सवाल तुम लोग की स्क्रीन के सामने ही है ही। क्या है सवाल? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। एक ऑब्जेक्ट है जो प्लेस किया हुआ है कहाँ पे? 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। देखो मिरर के सवालों को ना करने से पहले सबसे पहले सवाल को समझ लो कि सवाल में क्या क्या दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर पे। ठीक है, मतलब यू हमें मिल गया है 60 सेंटीमीटर। अच्छा, मिरर के बारे में बहुत अच्छे से देख लो कि मिरर कौन सा दिया हुआ है। कौन सा मिरर दिया हुआ था हमारा? कनकेव मिरर। बहुत ध्यान से सुन के रखना। ठीक है, अभी दिमाग में रखते हैं। ठीक है सर, ठीक है, समझ में आ रहा है सर कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 60 सेंटीमीटर, मतलब यू हमारे पास है -60 सेंटीमीटर। माइनस क्यों? क्योंकि कल ही पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि यू हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। क्यों होगा? रीज़न उस वीडियो में है, जाके वो वीडियो, इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार वो वीडियो जाके जरूर देख लो। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर द वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। ठीक है, वर्चुअल इमेज जो है कितना बन रहा है? 30 सेंटीमीटर बन रहा है, लेकिन किधर? बिहाइंड द मिरर। बोला ठीक है सर। बिहाइंड द मिरर कहने का मतलब अगर ये एक कनकेव मिरर है, अगर ये एक कनकेव मिरर है तो इमेज बिहाइंड द मिरर कहने का मतलब कुछ यहाँ बन रहा होगा सर। बोला हाँ, बिल्कुल क्लियर है। तो बोला व्हाट इट्स मैग्निफिकेशन। बोला ठीक है सर, मतलब मैग्निफिकेशन निकालना है ना सर हम लोग को। तो बच्चा सोच रहा है कि सर कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे सर। बोला सर यू का वैल्यू -60 हमको दिया हुआ है। बोला ठीक है, क्यों? क्योंकि 60 सेंटीमीटर कनकेव मिरर दिया हुआ था सर। बहुत बढ़िया। वर्चुअल इमेज दिया हुआ है। अच्छा, वर्चुअल इमेज दिया हुआ है। अच्छा है, बच्चा के दिमाग में जा रहा है। ठीक है सर, एक ये भी डेटा दिया हुआ है। ठीक है, कितना पे? 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। बोला ठीक है सर, एक सेकेंड, वी भी दे दिया है हमको सर। कितना? 30। तो पहले उसको रोक लो। रोक अभी आगे नहीं, पहले ये बताओ +30 कि -30? बोला सर, बच्चा थोड़ा सोचा। बोला सर +30। बोला क्यों? बोला सर मिरर के पीछे है ना, इस तरफ है सर इमेज बन रहा है। बोले हाँ, वेरी गुड। तो बोला अब चलो मैग्निफिकेशन बता। बोला सर मैग्निफिकेशन मतलब? हम बोले m। बोला 1 मिनट सर, मैग्निफिकेशन निकालना है और हमको दिया हुआ क्या है? v और u। बोला ठीक है सर, v और u है ना, तो मैग्निफिकेशन का अब बच्चा सोच रहा है कि यार मैग्निफिकेशन का कोई फॉर्मूला है क्या जिसमें v और u से काम बन जाए? सोचो, कोई फॉर्मूला है? बिल्कुल सही सोचे हो तुम लोग। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, -v/u। अरे हाँ ना बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और मैंने उसमें बहुत ही अच्छे समझाया था कि माइनस से कंफ्यूज नहीं होना है, v और u को साइन के साथ लेना है हमेशा। ठीक है, बच्चा बहुत खुश, ठीक से साइन के साथ ही इस्तेमाल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर, बढ़िया हमको लगा। बोला सर तो ठीक है, तो रख दो वैल्यू। तो हो गया फिर। तो बोले ठीक है रखो। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू, बोला सर माइनस ही रहेगा सर। बोले हाँ बिल्कुल, माइनस एज इट इज उतर जाएगा, ये फॉर्मूला का है। v के जगह पे क्या आ जाएगा सर? +30। v के जगह पे क्या आ जाएगा? +30। बोला ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। और u, अब u के जगह पे ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनना। हाँ, u के जगह पे क्या आ गया? -60। u के जगह पे क्या आ गया? -60। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, लेकिन कभी कभी ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे यार +60 ले, -60 ले, क्योंकि माइनस तो पहले से है। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, v और u को साइन के साथ ही लेना है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। माइनस साइन को पहले बगल में रख दो। बोला भाई तेरा काम आएगा, अभी तो रुक जा, पहले हमको दोनों को साइन से लेने दो। बच्चा खुश। बोला सर अब सवाल हो गया, दोनों को काट दिए, 1/2 आ गया, 0.5। ऑप्शन कौन सा सर? ए। बोला एक मिनट सर, प्लस या माइनस? बोला सर देखिए प्लस आ रहा है सर, प्लस मैग्निफिकेशन प्लस आ रहा है। बोला ठीक है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। बोला बोलो तुम लोग का भी आंसर ये है क्या? गलत है ये आंसर। क्या है? गलत है आंसर। इसीलिए तो मैंने ये सवाल रखा था। मैंने पहले कहा था कि आज हम लोग बेहतरीन सवाल करेंगे। बोला सर गलत है? कैसे है? नहीं सर, कैसे गलत हो सकता है सर, सब कुछ हम सही लगाएं।
कैसे गलत हो सकता है सर ना, हम मान ही नहीं सकते सर। देखिए v/u माइनस प्लस 31/2 बोले। अब देखो सवालों को, अब मैंने जानबूझ के ना ये ऑप्शन को पहले डाला, पहले नंबर पे डाला, क्योंकि मुझे पता था मैक्सिमम लोग यहाँ पे गलती करेंगे। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि वो लोग ना, ये एक ट्रिकी सवाल है, दिस इज अ ट्रिक क्वेश्चन। ये मैंने जानबूझ के, ये मेरा पर्सनल खुद से मैंने एक सवाल बनाया, दिस इज अ ट्रिक क्वेश्चन। क्यों? ताकि बच्चे जब सवाल करें ना तो वो केसेस को भी दिमाग में रखे। बोला सर केसेस को दिमाग में रखे, इसमें क्या केस है? बोले अब याद करो तुम। अब थोड़ा बोला कि चलो इस क्वेश्चन को एनालाइज करो, क्वेश्चन को क्या करो, एनालाइज करो। बोला ठीक है सर, ऐसा क्या एनालाइज करवा देंगे आप? बोला देखो कहाँ पे रखा हुआ है कनकेव मिरर का? बोला सर 60 सेंटीमीटर। ठीक है, 60 सेंटीमीटर पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इमेज कहाँ बन रहा है? सर 30 सेंटीमीटर पे। ठीक है, कनकेव मिरर है? बोला हाँ। बोला यही सारा खेल है। कनकेव मिरर में इमेज पीछे कब बनता था? बोलो कनकेव मिरर में इमेज पीछे कब बनता था? बोला सर याद करने दिए सर, कनकेव मिरर में ना इमेज पीछे बनता था आखिरी केस में। कौन सा केस में? आखिरी केस में, जो सबसे लास्ट केस था ना सर, उसमें बनता था, 6th केस में इमेज बनता था। बोले वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब बस ये बताओ कि जो आखिरी केस में जो इमेज बनता था वो बड़ा बनता था कि छोटा बनता था? अब बच्चा सोच रहा है कि बड़ा बनता था कि छोटा बनता था। उसको याद आ रहा है कि सर जैसे जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को इधर सरकाते थे ना कनकेव मिरर में, तो याद कर रहा है, वो सारी बातों को रिकॉल कर रहा है। वो बोला सर ऑब्जेक्ट को ऐसे सरकाते थे तो इमेज ऐसे जाता था और बड़ा होता जाता था। बोला हाँ, और हाँ सर, और सबसे लास्ट में कैसा? बहुत बड़ा इमेज बनता था। हाँ बस यहीं फंस गया तुम लोग। लास्ट में इमेज कैसा बनता था? बहुत बड़ा, ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा। अब जरा बताओ, अगर इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा है, अगर इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बहुत बड़ा है, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होगी? बोलो ग्रेटर देन 1। पिछला वीडियो, इसीलिए मैंने कह रहा था कि पिछला वीडियो जाके देखो, नहीं देखा है तो अभी भी जाके पहले वो वीडियो देख लो, फिर इस पर आना। अगर हाइट ऑफ इमेज, मैं बार बार क्यों गलती कर देता हूँ, अगर हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा है तो मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आएगा, जो कि कनकेव मिरर के आखिरी केस में आना चाहिए था, है कि नहीं? लेकिन आंसर हम लोग का क्या आ रहा है? 0.5, 1 से कम आ रहा है। पॉसिबल है क्या? नहीं भाई साहब, दिस वॉज अ ट्रिक सवाल। इसका सही आंसर क्या था? नॉट पॉसिबल। बात समझ में आया? ये मेरी तरफ से एक मेरा पर्सनल फेवरेट सवाल। मैं बच्चों को यहाँ बेवकूफ़ बनाता हूँ और मैक्सिमम बच्चे यहाँ बेवकूफ़ बने होंगे, मेरी गारंटी है। और अगर आप नहीं बने तो वेरी गुड, ऐसा मतलब आपने छठा केस को दिमाग में रखा है कि हाँ इमेज बड़ा बनता था, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा, तो यहाँ छोटा कैसे आ गया 1 से छोटा? वो 0.5 कैसे आ गया? तो 1 से छोटा है। इसीलिए इसका सही आंसर क्या था? डी। बोलो चमका, अरे हाँ ना बोल देना। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत सुंदर, बहुत मज़ा आया। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलो पिछला सवाल कर लिया, मज़ा आया, कुछ इंटरेस्टिंग मिला ना? चलो तो अब चलते हैं हम लोग अपने 26 नंबर के सवाल पे, ठीक है? अच्छा, पहले ये वाले सवाल को देख लेना। अगर यहाँ पे ना कन्वेक्स मिरर हो, अब ये बात तुम लोग बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में कि अगर यहाँ पे कन्वेक्स मिरर होता ना, छोड़ो कमेंट बॉक्स में, मैं ये बता देता हूँ। अगर यहाँ पे कन्वेक्स मिरर होता ना तो ये आंसर हो जाता 0.5। बोलो क्लियर? तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन, तो एक ट्रिक समझ में आ गया कि हाँ ये चीज़ कभी कभी ध्यान रखना होता है, फंसा सकता है ये ऑप्शन से। दूसरा बात, मैग्निफिकेशन निकालने हमें आ गया कि अगर हमें V और U दिया हुआ होता है तो उससे हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। बोलो क्लियर? क्योंकि अगला सवाल जो है वो इसका एक स्टेप आगे है, मतलब अब इससे एक लेवल हम लोग ऊपर चलने वाले हैं। सवाल क्या है? सवाल है ए ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर। अच्छा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर, तो लिख लिया पहले सर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है सर। इज प्लेस्ड एट 60 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 60 सेंटीमीटर, इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन करते चलो। इज प्लेस्ड एट 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर इस बार दे दिया भाई साहब? मिरर चेंज कर दिया है, कन्वेक्स मिरर। ओके, उसका दिमाग में क्लिक करेगा। अच्छा रुक जाओ बेटा, कन्वेक्स मिरर दे दिया तुम, ध्यान से। द वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। बोला सर इमेज तो फिर से वही 30 सेंटीमीटर बन रहा है। बोला हाँ बिल्कुल 30 सेंटीमीटर पे बन रहा है। तो फिर से क्या लिखेंगे सर? +30, क्योंकि देश का बच्चा को पता है कि सर इमेज अगर पीछे बनता है तो V को हम लोग लेते हैं +30। अरे हाँ ना बोलो। और U का वैल्यू हमें क्या लेंगे? -60। बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया हमको। ये बातें सब तो क्लियर हो गई। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ इमेज फॉर्म्ड? हमें पूछ क्या रहा है? हाइट ऑफ
इमेज। अच्छा, बोला सर एक सेकंड, ये पिछले सवाल की तरह ही लग रहा है ना, डेटा तो सब कुछ सेम है। हम बोले बिल्कुल, इसीलिए मैंने इस सवाल को जस्ट इसके बाद रखा है। क्यों? डेटा देखो, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट, 30 सेंटीमीटर बिहाइंड, 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। बस मिरर को मैंने चेंज किया है ताकि सवाल नॉर्मल जेन्युइन हो जाए, ठीक है, कन्वेक्स मिरर। अब ये सवाल को रखने का पर्पस क्या था? अगर ये सवाल मैं तुम्हें डायरेक्ट करा देता ना तो तुमको एक चीज़ क्लिक नहीं करेगा, पता चलेगा अभी। मतलब जनरली ना, जो लोग प्रैक्टिस नहीं करके आते, जो बच्चे पहली बार सवाल को बना रहे हो, उन्हें क्लिक ही नहीं करेगा ये सवाल कैसे करना है, ठीक है। जबकि ये सवाल में सिर्फ एक स्टेप आगे जाना है, फिर भी क्लिक नहीं करता है। क्यों? क्योंकि पहले वो लोग ये सवाल करके नहीं आ रहे होते, इसकी वजह से उन्हें ये सवाल क्लिक नहीं करता है। तो चलो देखते हैं ये सवाल होगा कैसे भाई। बहुत सिंपल सवाल है, आराम से करते हैं। चलो नंबर चलते हैं 26। तो ये सब हम लोग का गिवन था, हाइट दे दिया था u -60, v +30 और हाइट ऑफ इमेज निकालना था, ठीक है। अब बच्चा सोचा कि सर हाइट ऑफ इमेज निकालना है, ठीक है, तो ऐसा कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें हम लोग को हाइट ऑफ इमेज आ जाएगा? बोला सर मैग्नीफिकेशन में फॉर्मूला है ना सर हाइट ऑफ इमेज। बोला हाँ, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगा देते हैं सर, m = hi/h0। तो बच्चा यहाँ पे लगा दिया फॉर्मूला। बोला सर हम बाद में देखेंगे कुछ होना है कि नहीं होना है, हम तो लगा दिए सर, हमको कुछ नहीं पता, हमको तो एक ही फॉर्मूला याद है जो हमको बचपन से रटा हुआ है, hi/h0। hi हमको निकालना है और h0 हमको दिया हुआ है +10, तो हम +10 यूज़ कर रहे हैं। लेकिन बच्चा फंस गया, बोला सर इससे लेकिन कुछ आएगा नहीं सर, ये तो दिक्कत हो गया सर, जा मैग्नीफिकेशन भी नहीं आएगा, हाइट ऑफ इमेज निकालना है। तो बोला देखो हाइट ऑफ इमेज, अब सोचते कैसे, ये देखो हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए तुम्हारे पास इसका वैल्यू होना चाहिए मैग्नीफिकेशन का, लेकिन अब ये आएगा कैसे? सोचो सोचो सोचो, मैग्नीफिकेशन का वैल्यू कहाँ से आएगा? यहीं कहीं से आएगा, जरा सोचो कैसे आएगा, कैसे? क्लिक कर गया? इस दोनों की मदद से, u और v के मदद से। इसीलिए ना 25 नंबर वाला जो सवाल था ना, इसलिए मैंने इसे पहले कराया ताकि मैग्नीफिकेशन तुम्हें पता चल जाए कि u और v से मैग्नीफिकेशन निकल जाता है। फिर एक स्टेप आगे मैंने किया इस सवाल को, जिसमें मैंने हाइट ऑफ इमेज को इंक्लूड कर दिया। बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं, लेकिन हमने ये छोटी छोटी बातें क्लियर हो गई ना कि अच्छा अरे यार सर पहले तो आप ये फॉर्मूला लिखो, अच्छा मैग्नीफिकेशन निकालना है ना, मैग्नीफिकेशन के लिए u और v दिया हुआ है, u और v से मैग्नीफिकेशन निकालो ना सर, कितना सिंपल तो सवाल हो जाएगा। फिर ये बोला ठीक है। अब बच्चा को समझ में आ गया कि अच्छा तो -v/u लगाया, वो -v के जगह पे क्या रखेगा, वो +30, v के जगह पे क्या रखेगा +30 और u के जगह पे क्या रख देगा -60, और ये माइनस फॉर्मूला का एज इट इज़ यहाँ पे है। अब ये दोनों कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 1/2। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1, इस m के वैल्यू को वो क्या करेगा, वहाँ पे रख देगा। बोलो क्लियर? तो यहाँ पे m का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2 = hi/h0, और h0 हमारा कितना था 10, ये 10 ऊपर चला जाएगा, और हाइट ऑफ इमेज कितना आ जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। अरे बोलो क्लियर? कितना? 5 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन क्या था इसमें 26 नंबर में? बी ऑप्शन। अब ये सवाल लोगों को टफ लगेगा, क्यों? क्योंकि इसमें दो चीज़ था। हमेशा ये बात का ध्यान रखो, ऑलवेज ट्राई टू कनेक्ट डॉट्स। समझ में आया? कोई भी सवाल ना टफ नहीं होता है, हम लोग उस सवाल को सीक्वेंस में नहीं करते। अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता है कि m = -v/u, इसको सही से इस्तेमाल करने नहीं आ रहा, तो उससे सवाल कभी नहीं होगा ज़िंदगी में, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि मैग्नीफिक, वो यहाँ पे आगे फंस जाएगा, रुक जाएगा यहाँ पे कि यार अब क्या। अगर उसको ये बात पता होगा तो उसको क्लिक कर जाएगा कि चलो मैग्नीफिकेशन निकाल लेते हैं और वहाँ से हाइट ऑफ इमेज निकाल लेंगे। तो हमेशा ना डॉट्स को कनेक्ट करने का सवाल ट्राई करते रहो। डॉट्स को कनेक्ट करने का मतलब एक चीज़ से दूसरे चीज़ को कनेक्ट करो कि अच्छा ये आ गया तो अब ये आना है, ये आ गया तो अब वो लाना है। ऐसे सवालों को लोग टफ बनाते हैं, बट अगर हमें ये चीज़ आ गई ना तो कोई भी सवाल हमारे लिए टफ नहीं रहेगा, चुटकियों में सॉल्व करेंगे भाई साहब हम लोग। बोलो क्लियर? उम्मीद करता हूँ तो ये सवाल समझ में आया होगा। अगर सवाल समझ में आ गया तो फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबा दो, अगर अभी तक नहीं दबाया है तो। लेकिन मुझे तो उम्मीद है यार तुम लोगों ने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर दो, भैया को पसंद आ जाएगा। और वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि उन्हें भी पता चले कि कैसे सवालों को करते हैं। बोलो क्लियर? तो चलो अब हम लोग चलते हैं अपने फटाफट से अगले सवाल की तरफ। अब 25वां नंबर का सवाल जो था वो हमारी पहली सीढ़ी थी, ठीक है। 26 उसका दूसरा सीढ़ी था, जैसे तुमने देखा ना सिर्फ एक स्टेप आगे। अब 27 नंबर का सवाल ना, सवाल बहुत सिंपल है लेकिन ये हमारा तीसरा स्टेप होगा, क्योंकि अब इसमें हमको थोड़ा उल्टा जाना पड़ेगा। कैसे पता चलेगा अभी, ठीक है। सवाल पढ़ते हैं सबसे पहले भाई साहब, ठीक है। ए वर्चुअल इमेज, तो अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। वर्चुअल इमेज बन रहा है, दिमाग के बच्चे के दिमाग में चल रहा है, फोटो बन गया उसका, वर्चुअल इमेज का फोटो बनना चाहिए हर चीज़ का कि अच्छा वर्चुअल इमेज बनना है, बढ़िया बढ़िया। ए वर्चुअल इमेज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब एक इमेज बना है जो कि ऑब्जेक्ट से 3 गुना साइज का है। एक इमेज बना है जो ऑब्जेक्ट से 3 गुने साइज का है। इसका मतलब ओहो बच्चा समझ गया। एक बच्चा
वेग में लिख रहा है भाई साहब, एकदम स्पीड में लिख रहा है कि सर इसका मतलब ना हमको पता है सर, बच्चा खुश बच्चा खुश, इसका मतलब सर मैग्नीफिकेशन जो है वो है +3। बोला एक सेकेंड, 3 तो समझ में आ गया कि तुम 3 कैसे बोल रहा है, मैग्नीफिकेशन 3, क्योंकि मैग्नीफिकेशन मतलब होता क्या है, आपका इमेज हाइट के ना, इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट्स के हाइट से जितना गुना बड़ा या छोटा होता है ना, वही मैग्नीफिकेशन होता है। तो यहाँ पे सवाल में दिया हुआ था कि इमेज का जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट के हाइट से 3 गुना है, तो उसका मैग्नीफिकेशन भी 3 गुना होगा, इसलिए वो 3 लिख दिया। लेकिन ये प्लस क्यों आया, ये प्लस आया वर्चुअल इमेज की वजह से, क्योंकि इमेज कैसा बन रहा था, वर्चुअल, इसीलिए प्लस आया। अब ये इसका एक्सप्लेनेशन अब मैं यहाँ नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में इसका एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, इससे पिछले या इससे पिछले वाले वीडियो में। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी इस वीडियो पे डायरेक्ट आ रहे हैं वो शुरू से पूरा वीडियो को देखें। वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट ठीक है ना यार, ये वर्थफुल है आपके लिए, पूरा तरीके से प्रिपेयर हो जाओगे, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें समझ में आएगी ना तो बड़े बड़े सवालों को भी बना सकते हो, ये मेरा फंडा है लाइफ में यार, ठीक है। आप अपना बेस को क्लियर करो, बड़े बड़े सवाल तो यूँ होंगे, यूँ मेरी गारंटी है इसकी, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन हमें यहाँ से मिलेगा कितना, +3। बच्चा ठीक, बच्चा एक, अब एक जो बच्चा बेस क्लियर है ना वो फटाफट से ये लिख दिया, इज ऑब्टेन्ड विथ अ कनकेव मिरर, ठीक है, कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 12 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके। लेकिन जिसका मतलब, अब एक ये ना, एक पान खाने वाले भैया को ही पता होगा कि यार मिरर के सवालों में ना हमको फोकल लेंथ का काम करता है भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर का तो काम ही नहीं है, तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को रखें क्यों भाई साहब, हम लोग बहुत मतलब सेल्फिश इंसान है भाई, जिसका काम ही नहीं उसको रखें क्यों। तो फोकस के जगह, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर की जगह हम लोग क्या निकाल लिए, फोकस। अब तो यूं ही निकाल दोगे, आंख मूंद के देख दोगे, 24 का आधा कितना होता है, 12 होता है। अच्छा बच्चा लिख दिया, बच्चा खुश, ओहो, बच्चा आगे बढ़ने वाला था लेकिन उससे पहले मास्टर उसको रोक दिया, भाई रुक, अबे रुक, फोकल लेंथ से 12, बोला नहीं सर -12। हाँ अब खुश हो गया बच्चा, वेरी गुड सर। तो अब उसके पास 2 चीज़ आ गया है भाई, मैग्नीफिकेशन +3, फोकल लेंथ मिल गया। बोला ठीक है सर, अब तक इतना सवाल पढ़े, इतना बात हमको पता चल गया। पूछ क्या रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, यू पूछ रहा है सर, यू। बोला एक सेकंड, अब बच्चा सोच रहा है सर, अच्छा ये पिछले दोनों सवाल से अलग है सर, इसे मैग्नीफिकेशन हमको पहले दे चुका है, कितना, +3, निकालना नहीं है, पिछले 2 वीडियोस में हमें पहले वो निकालना था, अब हमको दे चुका है, इसलिए मैंने कहा था ना कि ये उल्टा सवाल है, अब हम लोग को उल्टा चलना है, समझ में आया, ये हमारे तीसरा स्टेप है इस पूरे लाइट के सीक्वेंस का, ठीक है। मैग्नीफिकेशन दे दिया था, फोकल लेंथ दिया था, यू कैसे निकाले। बोला अच्छा सर, अब सोच रहा है बच्चा, सोच रहा है सर कैसे निकाले, मतलब सोच रहा है। बोला सर कैसे सोचेंगे, शुरुआत किया बच्चा, सर मैग्नीफिकेशन दिया हुआ है सर। बोला सर एक काम करो, हम तो आँख कान मूंद के क्या कर रहे हैं, हम तो पहले फॉर्मूला लगा रहे हैं सर, हमको कुछ नहीं आता है, हम मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लिख रहे हैं सर, बस आप परेशान मत करो सर हमको बस। बोला ठीक है मैं नहीं कर रहे, लिख दो फॉर्मूला। बोला सर लिखते हैं हम, रुकिए। बच्चा क्या किया, आँख मूना, वो पहले फॉर्मूला लिख दिया, कितना, m = -v/u। बोला सर हम लिख रहे हैं सर, अब हमको नहीं पता क्या होगा, मतलब ठीक है लिख दिए। बोला सर देखो मैग्नीफिकेशन का वैल्यू +3 दिया हुआ, तो वो भी लिख ही देते हैं सर, +3 = -v/u। बोला ठीक है सर। बोला इतना कर ही दिया है तो u को देखो नीचे रखने में अच्छा नहीं लग रहा है यार, ऊपर उठा लो, किसी को भी नीचे रखना अच्छा नहीं लगता। तो बोला ठीक है सर, v की जगह पे हम लोग क्या लिख लेते हैं, -3u। बोला ठीक है सर, इतना बात तो हम लोग को पता चल गया है अभी तक बात से। फोकल लेंथ हम लोग को मिल गया था सर -12, इस फोकल लेंथ का क्या करना है, ये दिया क्यों है सवाल में। बोला अभी पता चलेगा। तो यहाँ तक बात क्लियर था, u मैग्नीफिकेशन -v/u रिलेशन मिल गया था। अब देखो, अब फोकल लेंथ देने का जो पर्पस था ना, अब हम लोग को u और v में एक रिलेशन आ गया, समझ में आ रहा है, u और v में क्या आ चुका है, रिलेशन। क्या रिलेशन है कि v के जगह पे ना अब हम -3u रख सकते हैं, v जो है वो एक्चुअली में -3u के बराबर है। बोला बिल्कुल सही सर, इस रिलेशन से तो हमको यही समझ में आ रहा है। बोला ठीक है, अब फोकल लेंथ देने का मतलब था ना, देखो मिरर में 3 ही फॉर्मूला है, एक मैग्नीफिकेशन = -v/u, बोलो क्लियर। दूसरा फॉर्मूला है मैग्नीफिकेशन = इमेज ऑफ हाइट, सॉरी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और तीसरा फॉर्मूला हमारा क्या है, मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। ये 3 ही फॉर्मूला है भाई, पूरा मिरर जो चैप्टर है ना वो इसी 3 फॉर्मूला के अराउंड घूम रहा है, और मिरर मतलब जो रिफ्लेक्शन की बात अगर हम कर रहे हैं तो यही तीनों फॉर्मूला पे घूम रहा है। तो अगर आपको कभी भी कन्फ्यूजन हो ना, तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि तुम्हारा सवाल इसी तीनों फॉर्मूला में से कहीं ना कहीं होगा, ये बात मेरी गांठ बांध के रख लो। बोलो क्लियर। तो अब 2 फॉर्मूला तो ऑलरेडी यहाँ पे लग चुका है, इस फॉर्मूला कोई काम है नहीं, क्योंकि हमें हाइट ऑफ इमेज नहीं चाहिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। तो अब कोई भी अंधा बहरा जो है वो भी बता देगा, कोई अंधा भी सुन के बता देगा,
समझ में आया? कोई अंधा भी सुन के बता देगा कि यार ये तो 1/v + 1/u + 1/f ही लगाना है, तो 1/v, v के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं -3u, u के जगह पे u। अब v को ही क्यों रिप्लेस किए? क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या मांग रहा था, u। ऐसा हो सकता था कि हम इस u को हटा के v के टर्म में लिख देते। अगर हम u को हटा के v के टर्म में लिखते तो क्या लिखते, u = -v/3। बात समझ में आया? u = -v/3। तो यहाँ पे लेकिन हम लोग को u पूछ रहा था, इसीलिए v को हटा के 3u लिख दिए और फिर सॉल्व कर दिए। देखो सॉल्यूशन, 3u इसका एलसीएम आ गया, बोलो क्लियर। ऊपर में इस माइनस को ऊपर भेज दो, ठीक है। अब ये -1 यहाँ आ गया, +3 सॉल्व कर दिए, फोकल लेंथ माइनस में था, आंसर कितना आ गया, -8 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या है, क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोलो क्लियर। अच्छा, अगर समझ में आ गया है तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया। नहीं आया तो फिर से इस वीडियो को रिवाइंड करके एक बार फिर से देख लो अच्छे से। और अगर समझ में आ गया तो अब तुम लोग को एक आंसर बताना है कि कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द इमेज डिस्टेंस। मतलब यू तो मैंने तुमको बता दिया, वी का आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में फटाफट भाई साहब। अच्छा लगता है हमको अगर तुम लोग ये आंसर बताओगे, ठीक है। और हमको पता भी चलेगा कि तुम लोग अभी तक ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया भाई साहब। तो अब हम लोग चलते हैं। मज़ा आया पहले के सवाल में? बहुत अच्छा। ये हमारा तीसरा स्टेप था, तीसरा टफ सवाल, बहुत टफ। बच्चा डर जाता है भाई साहब, डराते रहता है मास्टर से, बोले इसमें क्या है। अगर तुम एक एक लाइन से आए हो ना तो आपको क्लिक करने लगे। प्रैक्टिस करते रहो, देखते रहो सवालों को, आराम से क्लिक करेगा। बोलो क्लियर। चलो फटाफट हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल पे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलो तो अब हम लोग सवाल करते हैं 28वां सवाल। अच्छा भाई साहब, बढ़िया सवाल, जोरदार सवाल, धमाकेदार सवाल है कि नहीं। खुद बनाना हो, ट्राई करना हो, वीडियो को पॉज कर लो, खुद ट्राई करो, ठीक है। गिव इट अ ट्राई, 3-4 मिनट 5 मिनट अच्छे से ट्राई करो, देखो बन जाए बहुत बढ़िया है। अगर नहीं बने ट्राई करने के बाद तो फिर से वीडियो को स्टार्ट करना और सॉल्यूशन को देखना, ठीक है। कोशिश करो, कोशिश ज़रूर करना एक बार। बोलो क्लियर। तो पॉज कर दो अब, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी ने एक बार ट्राई तो ज़रूर किया होगा यार, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम लोग सवाल की तरफ, देखते हैं सॉल्यूशन की तरफ क्या है भाई साहब। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर। अब मैं थोड़ा सा तेज़ होता हूँ इस सवाल में। एक ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेस किया गया 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर, ठीक है। बच्चा फटाफट से कन्वेक्स मिरर की फोटो छप गई उसके दिमाग में, सर कन्वेक्स मिरर तो यूँ होता है 30 सेंटीमीटर मतलब ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे, ठीक है। बच्चा अब बच्चे की स्पीड बढ़ गई है, बच्चे की स्पीड बढ़ गया, वो खटाखट से समझ रहा है वो बोल रहा है तब जो मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड हो रहा है वो 1/2 हो रहा है। बोला अच्छा एक सेकेंड, 30 सेंटीमीटर पे जब रखे तो मैग्नीफिकेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 1/2। ओके, मतलब इनिशियल मैग्नीफिकेशन कितना है हमारा, 1/2, ठीक है सर, बढ़िया है। मतलब रखे हैं ना तो अभी 1/2 आ रहा है, ठीक है, अच्छा है, समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ो सर। फिर क्या कह रहा है, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट द मैग्नीफिकेशन ऑफ 1/3। मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखे ताकि मैग्नीफिकेशन कितना आ जाए, 1/3 का। अच्छा, अब ये सवाल एक लेवल और, अब ये चौथा लेवल का स्टेप का सवाल हो गया ये। मैं इसीलिए कहा था कि ये अब तक का सबसे बेस्ट सीरीज़ होने वाला है, क्योंकि मैंने इसमें इस तरीके से एक सीक्वेंस में अरेंज किया ना कि अब इससे ऊपर तो बोर्ड जाने का सवाल ही नहीं उठता है। नो चांस कि बोर्ड इससे ऊपर उठ जाए। सवालों को इधर उधर कर देता है, थोड़ा डेटा वेटा को इधर उधर घुमा देगा, लेकिन इतना कॉन्सेप्ट अगर तुम लोगों ने पढ़ लिया ना, इससे ऊपर चांस नहीं है उसके चले जाने का। बोलो क्लियर। इसलिए मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा था कि भाई ये सीरीज़ को फॉलो कर लो, बोर्ड का क्या मतलब, फोड़ दोगे बोर्ड को। बोलो क्लियर। तो अब मैंने पहले कहा ट्राई कर लिए होगे, चलो ठीक है। सीधा हम अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। कैसे करेंगे सर? तो बच्चा पहले ना सवाल को समझ लिया, ठीक है सर। ऑब्जेक्ट को जब हम लोग 30 सेंटीमीटर पे रखे तो मैग्नीफिकेशन आ गया 1/2, ठीक है। अब हम लोग को कहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को रखे, मतलब एक नया पोजीशन कुछ होना चाहिए ऑब्जेक्ट का, ताकि उस समय मैग्नीफिकेशन आ जाए 1/3। बोलो क्लियर। ये 1/2 मैग्नीफिकेशन और 1/3 मैग्नीफिकेशन का मतलब समझ में आ रहा है ना। मैग्नीफिकेशन 1/2 कहने का मतलब हाइट ऑफ इमेज जो है वो आधा है ऑब्जेक्ट के हाइट के। मतलब अगर ऑब्जेक्ट का हाइट 10 है तो उसका 5 ही रहा होगा, ठीक है। मतलब पता ही होगा, मैं फिर से एक बार सोचा कि बता देता हूँ, ठीक है। तो अब कैसे बनाएंगे सवाल को, चलो सॉल्यूशन बना के रखा मैंने तुम लोग के लिए ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। सवाल की तरफ चलते हैं। U1 इसलिए क्यों, क्योंकि दो केस है इसमें। पहला केस में क्या है कि हमारा एक U पोजीशन है -30, तो मैंने उसको रख लिया -30। -30 होने पर मैग्नीफिकेशन कितना है, 1/2। पक्का 1/2 या -1/2, सोचो 1/2 या -1/2, +1/2। प्लस सर क्यों,
कन्वेक्स मिरर है ना, कन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा कैसा बनेगा, वर्चुअल, मतलब मिरर के पीछे है, वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा, इरेक्ट है तो इमेज वर्चुअल है, तो हमेशा मैग्नीफिकेशन कैसा होता है, पॉजिटिव। मैंने अपने पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ, तो याद होना तुम्हें चाहिए, तुम्हारा धर्म है ये, ठीक है। तो U1 तुम्हारा -30 हो गया, मैग्नीफिकेशन 1, मतलब जो पहले केस में जो मैग्नीफिकेशन था हमारा ये कितना है हमारा 1/2। बोला ठीक है सर, ये समझ में आ गया। बोला दूसरे केस में जो मैग्नीफिकेशन आ रहा है वो है 1/3 और हमें उस केस के लिए U2 का वैल्यू चाहिए। बोला ठीक है सर, एक सेकेंड सर, ठीक है। आपने पिछले सवाल में बताया कि 3 फार्मूला के अराउंड ही सब कुछ खेल हो रहा होता है। m = -g/u, m = hi/h0 और 1/v + 1/u = 1/। बोले ठीक है सर। बोला देखो सर, इतना बात तो आपके पिछले 3 सवाल हो करके समझ में आ गया है कि जब भी मैग्नीफिकेशन दिया हुआ हो ना और u दिया हुआ तो सबसे पहले तो m = -v/u लगा डालो। तो हम सबसे पहले वही लगा देते हैं सर, m1 = -v। बाकी के बाद में देखेंगे, पहले तो हम तो सबसे गरीब बच्चा है सर, हमको तो फॉर्मूला याद रहता है बस, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो m1 = -v1/u1। m1 मतलब पहले केस के लिए मैं बात करूँ, दिस इज फॉर फर्स्ट केस। तो मैग्नीफिकेशन कितना था, +1/2। मैग्नीफिकेशन कितना था, +1/2 -v1 नहीं पता है हमको सर, तो v1 को v1 ही रहने दो, छेड़ो ही मत उसको, v1 को v1 ही रहने दो। u1 का वैल्यू कितना, -30, तो माइनस माइनस प्लस 30 ऊपर चला जाएगा, मतलब ये 30 यहाँ चला जाएगा, 30/2 15। तो पहले केस में v1 आ गया 15 सेंटीमीटर। बोला ठीक है सर, आ तो गया, लेकिन इसे हम करें क्या। बोला अब देखो क्या करेंगे। ये सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है, जोरदार सवाल है, मतलब अब तक का सबसे बेस्ट सवाल मुझे ये, ठीक है, लगता है। क्या करना है अब इसमें, अब जब भी ऐसा सवाल हो ना, जब भी 2 केस का सवाल हो कि एक में ये आ रहा है एक में वो आ रहा है, सबसे पहले मिरर का फोकल लेंथ निकाल लो। दिस इज द ब्रह्मास्त्र, मिरर का फोकल लेंथ निकालो। बोला सर क्यों। बोले चाहे तुम ये केस लो चाहे तुम सेकंड केस लो, एक चीज़ चेंज नहीं होगा, वो है मिरर का फोकल लेंथ। बोलो क्लियर। लेकिन अगर तुम मिरर के फोकल लेंथ को निकाल लोगे ना तो उससे तुम और सारी चीज़ों को निकाल पाओगे। बोला अच्छा कैसे। बोला अभी बताते हैं। चलो इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने स्टेप नंबर 2 पे। अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला वी गेट 1/v + 1/u = 1/। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा ना कि यार क्यों लगा रहे हैं हम, देखो अभी पता चलेगा। v का वैल्यू कितना निकाल के आए हम लोग, +15। v का वैल्यू कितना, +15, तो +15। u का वैल्यू -30 केस 1 के लिए है हमारा, केस 1 के लिए u का वैल्यू -30, फोकल लेंथ निकाल लिया। सॉल्व कर लेना, फोकल लेंथ कितना आ गया, +30, जो कि आना भी चाहिए था क्योंकि मिरर कौन सा था, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ इधर होता है जो कि पॉजिटिव होगा। साइन कन्वेंशन वाले वीडियो में बताया था ना, वीडियो नंबर 2 में, नहीं देखा है तो फिर से जाके उसको देख लो। ठीक है सर, फोकल लेंथ निकल गया, लेकिन अब क्या करना है सर। बोला अब देखो ब्रह्मास्त्र। यहाँ तक तो खेल था केस 1 का, ठीक है। केस 2 में ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होगा। बोला हाँ सर, ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होगा, मिरर का पोजीशन चेंज होगा, सॉरी मैग्नीफिकेशन का वैल्यू चेंज होगा। बोला हाँ सर, मैग्नीफिकेशन का वैल्यू चेंज, लेकिन एक चीज़ चेंज नहीं होगा, वो है मिरर का फोकल लेंथ, क्योंकि मिरर थोड़ी चेंज कर रहे हैं, मिरर तो वही है। बोला हाँ, तो इस फोकल लेंथ को अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे सेकेंड केस के लिए। अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला फॉर केस 2 वी हैव 1/v2 + 1/u2 = 1/f। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, अब लोग ये जो फोकल लेंथ है इसका इस्तेमाल हम लोगों ने यहाँ किया प्लस साइन के साथ, क्यों पता ही है। m2, अब उसके साथ देखो दो ही फॉर्मूला है, पहले केस में दोनों फॉर्मूला लगाओ, दूसरे केस में दोनों फॉर्मूला लगाओ, आंसर अपने आप आ जाएगा। क्लियर। तो दूसरे केस का मैग्नीफिकेशन निकाल लिया फॉर्मूला, क्योंकि मैग्नीफिकेशन दिया हुआ है ना, इसीलिए हम लोग को निकालने का धर्म था, बच्चा को पता था कि ये फॉर्मूला तो लगाना ही है। m2, तो m2 की जगह पे लिख लिया -v2/u2, क्योंकि ये सेकेंड केस के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। m2 का वैल्यू दिया हुआ था, इसलिए बच्चा को क्लिक कर रहा था कि ठीक है सर लगाना तो यही है। तो 1/3 = -v2/u2। u2 नहीं पता है सर, हमको नहीं पता है, कोई बात नहीं, u2 को u2 ही रहने दे, v2 भी नहीं पता सर, कहाँ इमेज बनना हमको थोड़ी पता। बोले ठीक है, लेकिन इस दोनों के बीच में एक रिलेशन आ गया ना, v2 = -u2/3। बोला हाँ सर, ये रिलेशन तो आ गया। बोला ध्यान करो पिछला सवाल याद करो, पिछला सवाल ये वाला, इसमें भी हम लोग को v और u के बीच में रिलेशन आया था। बोला हाँ सर, और फिर इसके बाद क्या किए थे, मिरर फॉर्मूला लगाए थे। बोला जब भी ऐसा कुछ सवाल है ना, तुरंत तुम्हारे वेग से, तुरंत स्पीड से तुम्हारे दिमाग में एकदम बिजली की रफ्तार से कौनना चाहिए कि यार v और u के बीच में रिलेशन आ गया, फटाफट से मिरर फॉर्मूला लगा दो। तो इसीलिए हम क्या कर दिए, फटाफट से मिरर फॉर्मूला लगा दिया। अब देखो ये फोकल लेंथ कितना काम आया हम लोग को, है कि नहीं, क्योंकि अगर ये फोकल लेंथ नहीं मिला होता तो हम लोग को इसके बीच में रिलेशन नहीं निकलेगा। देखो फोकल लेंथ का काम क्या आया।
अब V2 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, -u2/3। अब फिर से तुम लोग के मन में डाउट उठेगा कि सर V2 की जगह पे क्यों रखे, ये U2 की जगह भी तो रख सकते थे। बोला नहीं। बोला क्यों सर, नहीं समझ में आया सर। बोला देखो निकालना क्या है तुमको। बोला सर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब U2। तो बोला जब U2 निकालना है तो सारे फॉर्मूलाज को U2 के टर्म में ही लिख दो ना। बोला अच्छा ठीक है सर, मतलब बच्चा माँ बैठा रहा है उसको, ठीक है सर ठीक है। पिछले 2-3 सवालों कर करके इतना बात तो क्लिक मुझे करने लगा है कि जिस भी चीज़ का वैल्यू निकालना है उसी के टर्म में लाओ। बोला बिल्कुल सही बात। तो अब V2 की जगह पे लिख दिया वो -u2/3। 3 कहाँ चला गया, ऊपर। तो ये ऐसा हो गया। इसको सॉल्व किया तो जब इसको सॉल्व करेगा तो कितना आएगा, -2/u2। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, U2 और सॉल्व करने पर कितना आ गया, U2 का वैल्यू -60 सेंटीमीटर। ठीक है। अब बच्चा गया ऑप्शन टिक करने के लिए, तो देखो उसको क्या मिला, -60 + 60। तो अब बताओ तुम कौन सा ऑप्शन क्लिक करोगे। डेफिनेटली -60, क्योंकि u का वैल्यू क्या होता है -60। जनरली देगा नहीं, कभी भी ऐसा बहुत कम ही जगह मिलेगा। ये जानबूझ के मैंने डाला क्योंकि ताकि कभी भी ऐसा सिचुएशन आ जाए तो तुमको -60 पे ही क्लिक करना है। जनरली आएगा नहीं, 60, 40, 50 या कुछ और ऑप्शन रहेगा, लेकिन फिर भी तुम लोग के मतलब ब्रेन को सॉलिड करने के लिए थोड़ा सा मैंने ये डाला था। बोलो क्लियर। बहुत ही अच्छा सवाल है, जरूर 1 से 2 बार जरूर वीडियो को डिवाइंड करके देखना। समझ में नहीं आया है अपने नोट्स में ज़रूर उतार लेना इस सवाल को। समझ में आया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली अगर वो टफ सवाल बनाएगा तो वो ये ऐसे तरह के सवालों को ज़रूर इंक्लूड करेगा। डेटा चेंज कर देगा, मिरर चेंज कर सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है। ये चीज़ अगर मान लो किसी को सॉल्यूशन भी चाहिए होगा, ठीक है, तो वो भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाना, वहाँ तुम लोग को मिल जाएगा। लेकिन पहले मैं रिकमेंड करूँगा खुद से ट्राई कर लेना और सॉल्यूशन को अच्छे से समझ लो। समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझना इंपॉर्टेंट है। ओके चलो अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चलो तो पिछला सवालों को समझ गए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से कमेंट करो। भाई साहब मैं हूँ ना, मैं तो तुम्हारे लिए जन्मा हूँ रे, सारे डाउट को सॉल्व कर दूँगा, टेंशन नहीं लेने का बिरू। चलो अगला सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 29 क्या है सवाल। अब थोड़ा आसान लेवल पे आते हैं। 4 अच्छे टफ सवाल करके रखे हैं भाई साहब हम लोगों ने, अब उससे ऊपर तो नहीं जा सकता। अब थोड़ा सा लाइट करते हैं, अब थोड़ा सा लॉजिकल बात को देखते हैं। चलो सवाल को देखते हैं। सवाल को रोक लो, स्क्रीन को पॉज करो, देखो खुद से सवाल को ट्राई कर लो। हो गया, वेरी गुड। नहीं हुआ तो अब मेरे साथ चलो सॉल्यूशन देखते हैं इसका, ठीक है। वीडियो को पॉज किए, ट्राई किए, ओके वेरी गुड। चलो अच्छे बच्चे हो तुम लोग। सवाल को देखते हैं। द रेज फ्रॉम द सन मतलब सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें, ओके। द रेज फ्रॉम द सन कन्वर्ज एट अ पॉइंट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। अच्छा अब बच्चा रुक गया, सर एक बार और पढ़ो, सर एक बार और पढ़ो। द रेज फ्रॉम द सन कन्वर्ज एट अ पॉइंट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। मतलब बच्चा फोटो समझ रहा है। फोटो बनाना बहुत ज़रूरी है भाई साहब, फोटो समझना बहुत ज़रूरी है। चित्र की बहुत ज़रूरत है भाई साहब। बोला सर देखो क्या सवाल है, कह रहा है कनकेव मिरर है, सूर्य से किरणें आ रही है, वो इस पर टकरा रहा है, ठीक है, किरणें आ रहा है, फिर वो इस पर टकरा रहा है और कन्वर्ज हो रहा है कहाँ पे, 25 सेंटीमीटर पे। कहाँ पे, 25 सेंटीमीटर पे सर कन्वर्ज हो रहा है, ये यहाँ पर इस पॉइंट पर। बोला ठीक है। अच्छा अब बच्चा सोच रहा है, बोल रहा है कि सर आंसर ये क्या है। बोला वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी केप्ट, मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे हम लोग। वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी केप्ट सो डैट साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल्स टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे ताकि इमेज का साइज जो है वो हाइट के, ऑब्जेक्ट के हाइट के बराबर हो जाए। बोला सर एक सेकेंड, कनकेव मिरर है ना। अब बच्चा सोचना शुरू कर दिया। बोला सर देखो कनकेव मिरर है। बोला हाँ। बोला सर कनकेव मिरर है तो इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट कनकेव मिरर में सेम कब होता है। बोले तुम बताओ ना, हम क्यों बताएंगे भाई साहब, हम तो बता चुके हैं पिछले वीडियोज़ में। बोला सर हमको याद है सर। हमको तो याद है सर। बोला कौन सा केस में। बोला सर थर्ड केस में सर इमेज ऑफ हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो था वो सेम था कनकेव मिरर में। और बोले सर अच्छा वेरी गुड, बहुत सही बोले हो। क्या था थर्ड केस। बोला सर जब ऑब्जेक्ट को हम लोग ना सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते थे। बोला अच्छा बिल्कुल सही बात कह रहे हो। जब कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो इमेज भी हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है, उल्टा बनता है, मतलब रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है और सेम साइज का बनता है। बोलो क्लियर। सेम साइज का बनने का मतलब मैग्नीफिकेशन कितना, बोलो 1। अच्छा कौन सा,
+1 या -1? आंसर सोच लो, अभी आते हैं इस पर, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब ये बात तो समझ गया कि सर ठीक है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी केप्ट सो दैट साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मतलब ये बात तो समझ गया सर कि ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है मिरर का। बोले ठीक है, तो बताओ सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है? बोला सर लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे निकाले सर? हाउ टू फाइंड आउट सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि सवाल में तो कुछ हमको दिया हुआ ही नहीं है। बोला ठीक है, अब ये 25 सेंटीमीटर, अब बच्चा का ध्यान इस 25 सेंटीमीटर पे गया। बोला सर ये 25 सेंटीमीटर क्या है सर? मतलब समझ में नहीं आ रहा है सर, ये 25 सेंटीमीटर क्या है? बोले देखो हम चिल्ला के ना पिछले 2-3 वीडियोस में ही बताए थे। बोला कुछ बताए थे सर आप क्या? नहीं सर याद नहीं आ रहा है सर। सर एक बार और बता दो ना सर, एक बार प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बोले कोई बात नहीं, चलो एक बार और बता दिया है, तुम लोग के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, हाँ कि ना? तो यार तुम लोग भी कुछ कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों तक पहुँचाओ थोड़ा, है ना? कि ठीक है सर कर देंगे सर, हम कर ही देंगे, आप टेंशन मत लो सर, आप तो हमको सवाल बता दो। बोला ठीक है, सवाल को देखो, हम पिछले वीडियो में हम जाके बताए थे कि अगर एक डिस्टेंट फार ऑब्जेक्ट से लाइट आ रहा होता है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ फोकस होता है, मतलब कहाँ कन्वर्ज होता है? फोकस पर। बोलो क्लियर? डिस्टेंट फार ऑब्जेक्ट से लाइट आया, टकरा के कहाँ मिलता है? फोकस पर। क्यों? क्योंकि डिस्टेंट फार ऑब्जेक्ट को हम लोग कंसिडर करते हैं u इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे। समझ में आया? तो ये इन्फिनिटी वाला केस होता है। देश का बच्चा को पता चल गया है भाई साहब अब तो कि u जब इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज कहाँ पे बनता है? फोकस पे। बोला सर यहाँ पे u इन्फिनिटी पे कहाँ है कुछ? बोला है ना भाई साहब, सन यहाँ थोड़ी है, सोचो सन तो कितना दूर है, तो वो इसको कैसे कंसिडर करेंगे? u इक्वल्स टू इन्फिनिटी, मतलब सन इन्फिनिटी से आ रहा है। इन्फिनिटी से आने का मतलब लाइट रेस पैरेलल आ रही है, कन्वर्ज होने के बाद वो फोकस से गुजरेगा। बोला अच्छा, इसका मतलब ये 25 सेंटीमीटर क्या है? बोला फोकस है भाई साहब, कंफ्यूज कर दिया वो तुमको। बोला अरे यार ये तो खेल गया हम लोग से। बोला हाँ यही खेलता है, बस यही खेल सकता है, और वो उसको खेलने के लिए कुछ है ही नहीं, कि उसको पता नहीं है ना, हम लोग सब कुछ तैयार करके आए हैं, वो थोड़ा मोड़ा इधर घुमा फिरा देगा, लेकिन हम लोग ये भी तैयार करके जा रहे हैं। तो आज से दिमाग बैठा लो, ये मेरा क्वेश्चन लेने का पर्सपेक्टिव सिर्फ ये चीज़ था, इंटेंशन जो था ना वो इस चीज़ को समझाना था तुम लोग, क्योंकि उनको पता था ये चीज़ तुम लोग आराम से बता दोगे, लेकिन ये चीज़ समझ में आई है पहला लाइन, ये सवाल आने के चांसेस हैं, तो आपको समझ में आ गया। तो ये समझ में आ गया कि ये क्या है, बेसिकली 25 सेंटीमीटर इसका फोकस। बहुत बढ़िया सर, बहुत मज़ा आ गया हमको। बोला सर निकालना क्या था हमको? बोले सेंटर ऑफ कर्वेचर। बोला है सर, खत्म, 50 सेंटीमीटर। बोला ओ हो कैसे? बोला सर फोकस के दोगुना होता है सर। क्या सर आप ही तो बताएं सर। बोले वेरी गुड। तो 25 का आंसर क्या हो, सॉरी 29 नंबर का आंसर क्या हो गया हमारा? सी। बहुत ही सिंपल सवाल था, लेकिन मैंने ये पहले लाइन की वजह से मैंने सवाल को इंक्लूड किया था, लोगों को पता नहीं होता ये पहला लाइन, और इसीलिए आसान सवाल भी छूट जाता है, तो बस इसीलिए मैंने सवाल को उठा लिया था। वेरी गुड। फटाफट से चलते हैं ये वाले सवाल को। अब ये वाला सवाल मैंने जानबूझ के तभी, वो याद है तभी मैंने पूछा था कनकेव मिरर का मैग्नीफिकेशन कितना होता है, वही सवाल है ये सवाल। तुम लोग मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ। द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ कनकेव मिरर, जो कनकेव मिरर का मैग्नीफिकेशन होता है वो कितना होता है? क्या वो ऑलवेज मोर देन 1? क्या मैग्नीफिकेशन हमेशा मोर देन 1 होता है क्या? ऑलवेज लेस देन 1? क्या हमेशा लेस देन 1 होता है क्या? ऑलवेज इक्वल्स टू 1? क्या ये हमेशा 1 के बराबर होता है क्या? क्या मे बी लेस देन और ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1? क्या होता है वो? तो इसका आंसर अब तुम लोग हमको बताओगे कमेंट बॉक्स में। फटाफट से कमेंट करो, हम वेट कर रहे हैं। बोलो क्लियर, फटाफट से कमेंट करो। और इसके बाद बताओ व्हाट अबाउट कन्वेक्स मिरर मैग्नीफिकेशन, ये भी बताओ कि कन्वेक्स मिरर का मैग्नीफिकेशन कितना होता है? क्या वो ग्रेटर देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा, या इक्वल टू 1 होगा? फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ भाई साहब, सबका रिप्लाई करेंगे भाई साहब। बोलो क्लियर, बहुत बढ़िया। और अगला वीडियो जैसे मैंने पहले कहा था लेंस वाले वीडियो में शॉर्ट आउट मिलेगा, तो फटाफट से कमेंट करो, नाम सका पुकारा जाएगा, अच्छा लगेगा मुझे भी, ठीक है? फटाफट से कमेंट करो। चलो तो अब हम लोग चल रहे हैं अपने सबसे आखिरी सवाल पे, ठीक है? सबसे आखिरी सवाल पे, तो चलो बिना किसी देरी के अपने आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं और वीडियो को करते हैं हम लोग एंड। बोलो चमका, अरे हाँ ना तो बोल दो भाई साहब, बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत मज़ा आया, ओहो। तो चलो भाई साहब अब हम लोग चलते हैं अपने आखिरी सवाल पे तरफ, ठीक है? जो कि हमारा आखिरी सवाल होगा अब तक के रिफ्लेक्शन टॉपिक का, ठीक है? मिरर फॉर्मूला में अब तक हम लोगों ने काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए, 5-6 न्यूमेरिकल्स ही किए हैं, लेकिन जिस सीक्वेंस में हम लोगों ने किया है ना, वो सीक्वेंस में अगर आपने सवालों को कर लिया तो यकीन मानो इससे ऊपर वो कुछ नहीं पूछ सकता।
समझ में आ रहा है? मेरी बातों को यकीन करो, इतना ही आने वाला है, इससे ऊपर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब जो फैक्ट बेस्ड सवाल है, कुछ कुछ रटे हुए सवाल है, जैसे व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, तो वो 400 से 700 नैनोमीटर होता है। तो कुछ रटे हुए सवाल है जो आप ना देख लो, पेपर्स में रटे हुए सवाल आते रहते हैं, तो वो तो ठीक है। लेकिन अगर न्यूमेरिकल्स आए तो अब आप कॉन्फिडेंट हो जाओ कि रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर में ना इससे ऊपर वो नहीं जा सकता। अब लेंस में हम लोग जब पढ़ेंगे तो देखना कि यही चीज़ जो हम लोगों ने अभी रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर में किया है ना, सेम चीज़ उठ के आएगा, वो सेम चीज़, कुछ भी फ़र्क नहीं आने वाला है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, जिसने रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर के न्यूमेरिकल्स को ढंग से कर लिया, वो लेंस के भी सवालों को ढंग से कर लेगा, अच्छे से कर लेगा। छोटे छोटे चेंजेस है उसे, बस समझ में आ गया। तो अब हम लोग चलते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ, सवाल नंबर 30, लास्ट सवाल, बढ़िया सवाल, जोरदार सवाल। तो फिर से वही कि वीडियो को पॉज कर लो और खुद से एक बार ट्राई करो, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लो, ट्राई करो, ट्राई कर लिए। चलो अब हम लोग चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। बन गया तो वेरी गुड, देख लो, आंसर मिला लो, नहीं बनाया तो चलो सॉल्यूशन देख लो, ठीक है। सवाल क्या है? सवाल है द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज एफ। अच्छा, बच्चा पहले तो फोटो बना लिया कनकेव मिरर का, सर कनकेव मिरर का फोटो बन गया, ठीक है। कभी कभी तो बच्चों को यही बताने होता है कनकेव मिरर का फोटो कैसे बनाना है, तो भाई ऐसी गलती मत करना प्लीज़। तो फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज एफ, ठीक है सर, एंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इज। ये देखो, ये मैंने सवाल क्यों लिया, ये सवाल का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट पता है क्या है? ये वाला चीज़, प्रिंसिपल फोकस। लोग ना गलती, जब मैंने पहली बार इस सवाल को देखा था ना, तो मैंने भी गलती क्या की थी, u इक्वल्स टू माइनस ए कर लिया था। u इक्वल्स टू क्या कर लिया था, माइनस ए, क्योंकि मैंने हड़बड़ी में क्या पढ़ लेगा, हड़बड़ी में क्या पढ़ लेंगे, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एक्सिस इज ए, फ्रॉम द पोल इज ए। लेकिन यहाँ पे इस वर्ड को ध्यान में रखना है कि फोकस इज ए। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, पर मुझे बताना नहीं चाहिए था पहले, तो ठीक है, मतलब बता दिया तो ठीक है। नहीं यार, मतलब सर क्या आप भी कर रहे हो, बच्चे हैं सर, बच्चे की जान लोगे क्या? ठीक है, मैं बच्चों की जान नहीं लूँगा, मैं बता रहा हूँ सवाल को ढंग से पढ़ना कैसे है, ठीक है। अच्छे से पढ़ना है, सब कुछ क्लियर होना चाहिए, नहीं तो गलत करके आ जाओगे फिर। तो फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर इज एफ, फोकल लेंथ हमें मिल गया सर माइनस एफ, माइनस क्यों अभी नहीं बताऊंगा, बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इज ए, मतलब यहाँ से एक दूरी पर है वो ऑब्जेक्ट, जो है वो फोकस से ए दूरी पर है। बात एकदम क्लियर, फोकस से कितनी दूरी पर, ए दूरी पर। तो अच्छा, अब तुम लोग बताओ, अगर ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये फोकस से, अगर ये फोकस से, इस फोकस से अगर ए दूरी पर है, तो पोल से कितनी दूरी पर होगा? क्योंकि हम लोग जो u लिखते हैं ना, वो u में डिस्टेंस कहाँ से होता है, पोल से। मतलब हम लोग को यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस लिखना है, बोलो क्लियर। लेकिन हमें डिस्टेंस तो इतना दूर का दिया हुआ है, तो बताओ यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा? बच्चा सोच रहा है, अब बच्चा सोच रहा है, ठीक है सर, रुकिए सर, ये दिया हुआ है। बोला हाँ, यही पता लगाना है ना सर हमको कि ये क्या है। बोला हाँ बिल्कुल, पता लगाओ, बोलो क्या है। बोला सर ये एक्चुअली में है क्या, पोल से फोकस का डिस्टेंस, पोल से फोकस का डिस्टेंस। बोले हाँ, तो पोल से फोकस के डिस्टेंस को सर आप ही तो बताए हैं, क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। पोल से फोकस के डिस्टेंस क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। मतलब ये है यहाँ से यहाँ तक ए, यहाँ से यहाँ तक ए, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, एफ। तो यहाँ से यहाँ टोटल कितना हो जाएगा, ए प्लस एफ। बस क्वेश्चन खत्म यहीं पे, क्या चीज़, क्वेश्चन खत्म। लेकिन u विथ नेगेटिव साइन, मतलब u का वैल्यू क्या है, माइनस ए प्लस है। तो पूछा क्या, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन ऑब्टेन्ड विल बी। तो मैग्नीट्यूड का मैग्निफिकेशन, सॉरी मैं क्या बोला, मैं उल्टा क्यों बोल देता हूँ, मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा यही तुम्हें बताना है। बोला ठीक है सर, सिंपल सवाल है सर, समझ में आ गया सर। तो फोकल लेंथ वो लिख लिया माइनस एफ, u बता दिए माइनस एफ बाई ए। तो मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे, अब यहाँ तक अगर मान लो समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से ट्राई मार लो, नहीं हुआ था तो ठीक है, पॉज करो, ट्राई करो। चलो देख लेते हैं सॉल्यूशन आगे की तरफ। निकालना क्या है, मैग्निफिकेशन। तो अब बच्चा सोचा सर मैग्निफिकेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, v चाहिए और u चाहिए। बोला u तो हमें मिल गया सर माइनस एफ बाई, लेकिन v कैसे निकालेंगे सर, बोलो v कैसे निकालेंगे। बोला अरे फिर से वही मैंने कहा, ये 3 फार्मूलाज में सब कुछ खेल होता है। तो उसी 3 फार्मूला में तुमको सोचना है कि कौन सा फार्मूला लगाए ताकि मेरा v निकल के आ जाए। तो ऑब्वियसली एक ही फार्मूला क्लिक करेगा, 1/v + 1/u = 1/f। अरे बोलो हाँ ना बोलो, अरे बोलो चमका, अरे कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या, कोई दुख, कोई दर्द, चिड़चिड़ापन। चलो ठीक है, उम्मीदें नहीं होगा, समझ में आ गया। 1/v + 1/u = 1/f। तो अब बस u का वैल्यू -a + f उठा के पटक दिया, फोकल लेंथ का भी -1/f पटक दिया, और उसके बाद इसको सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने तो तुम लोग को आता ही होगा, सॉल्व कर लो फटाफट। देखो ये माइनस गया, -1/f इधर ही है, इस -1/f 1/a + f को उस तरफ इक्वल्स टू के उस तरफ लेके गया,
तो ये क्या बन जाएगा +1/a+f। फिर सॉल्व कर लिया, एलसीएम क्या होगा उसका, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। जब भी ऐसा चीज़ है ना भैया मल्टीप्लिकेशन में, दोनों चीज़ को उठा के रख लो, इसको भी बना लो एलसीएम, इसको भी बना लो एलसीएम। अगर कुछ कॉमन नहीं है तो, अगर दोनों अलग अलग है तो दोनों का एलसीएम बना लो। अब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे a+f है, तो a+f इंटू एफ बचा क्या 1 के लिए f, इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया f। यहाँ पे f है, किससे मल्टीप्लाई होगा ये a+f से, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया a+f। ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, ठीक है, ब्रैकेट से बाहर निकाले तो f माइनस a, फिर माइनस प्लस माइनस f। अगर कैलकुलेशन में किसी को दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो फोकल लेंथ कट गया, बचा गया -a+f/f। तो यहाँ से हमको 1/v आया, ध्यान से रखना ये कितना आया 1/v, लेकिन v क्या होगा a+f/f, उल्टा हो जाएगा ना -a। और फिर मैग्नीफिकेशन, तो अब बस उठा के यहाँ पे पटक दो इसी वैल्यू को, -a+f/f -a+f, और ये माइनस तो इसका, ये माइनस तो पहले से ही बाहर है, ये तो v का आया और ये u का पहले से था। तो आंसर कितना हो जाएगा -f/a, -f/a। तो अब -f/f खोजने का, लेकिन है तो नहीं f/a, तो ये लगा दो। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड पूछा था सवाल, ठीक है, बोलो क्लियर। मैग्नीट्यूड पूछ रहा था, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा mod -f/a, दैट इज इक्वल्स टू f/a। बोलो क्लियर। ये थोड़ा सिंपल सवाल था, थोड़ा सा सिंपल था, ठीक है, लेकिन सवाल को इंक्लूड करने का पर्पस क्या था, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो इसीलिए मिरर के सवाल आसान होते हैं, जैसे कि अभी तक हम लोगों ने सवाल किया, सवाल आसान होते हैं, बस ध्यान रखना है अच्छे से, एक एक चीज़ से इन्फॉर्मेशन निकालना है कि हाँ भाई साहब कनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, कन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, और फिर सवालों को करना है। 3 फॉर्मूला ध्यान में रखना है, मैग्नीफिकेशन इक्वल्स टू -v/u, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू प्लस hi/h0, और 1/v + 1/u इक्वल्स टू 1/f। इसी तीनों फॉर्मूला में सब कुछ घूमता रहता है, तो कभी कन्फ्यूजन होगा कि यार ये लगाए, तो सोचना है अच्छे से, ठीक है। तो ठीक है, डन करते हैं इतने सारे सवालों को। काफ़ी सारे सवाल किए हम लोगों ने, काफ़ी अच्छे सवाल किए ये सारे सवालों को, ठीक है। कि मानो इसी में से कुछ ना कुछ आएगा तुम लोग को भी, ये मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है, इसी में से कुछ फंसेगा तुम लोग को। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अभी तो शुरुआत ही हुई है, अभी तो धमाका और भी आना बाकी है, अभी तो लेंस भी बाकी है। बोलो क्लियर। अपने दोस्तों को शेयर कर दो, क्योंकि उनका भी एग्जाम्स है तो उनको बेनिफिट हो जाएगा। कहना पूरा देखने के लिए, शुरू से देखने के लिए, ताकि सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाए। बोलो क्लियर। बहुत बढ़िया, मज़ा आया, अरे हाँ बोल दो कमेंट बॉक्स में। सो स्टे विथ मी। अब लेट्स पर वीडियो आएगा, ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेना है। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो एफर्ट बहुत लगाया यार, एफर्ट इस वीडियो को बनाने में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बहुत ज़रूरी है। अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा लो जो क्लास 10th है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।